नाजरीन, कमर के उर्दू नावल एक सितम और मेरी जान का बकिया हिस्सा। सुपरवाइजर साहब, आप तारक साहब का पूछ रही हैं? उन्होंने आपको बुलाया है? चौकीदार ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। नहीं, मैं तो दरअसल मुलाजमत की गर्ज से आई हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, शनीला ने कहा। ओह, चौकीदार ने पुरमैनी अंदाज में कहा। ये बात है। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। लेकिन मुलाजमत तो इधर नहीं है, उसने नफी में सर हिलाते हुए अफसराना शान से कहा। तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं खुद बात कर लूंगी, शनीला ने कहा। अंदर? तुम अंदर नहीं जा सकती हो। इधर हमको किस लिए बैठाया गया है? इधर किसी बाहर के आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चौकीदार ने कहा। लेकिन मैं सुपरवाइजर से मिलना चाहती हूँ, शनीला ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। क्या बात है बाबा? शनीला को अपनी पुश्त पर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शनीला ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा, जहां सुर्ख रंग की चमकदार नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी की पिछली खिड़की से एक शख्स सर निकाले इसकी तरफ देख रहा था। साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस शख्स पर नजर पड़ते ही चौकीदार ने मुस्तैदी से सलाम किया और दौड़कर गेट खोलने लगा। शनीला भी रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई थी। पीछे खड़ी गाड़ी आगे बढ़ी थी और शनीला के करीब आ रही थी। क्या बात है? आपको किससे मिलना है? पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स ने पूछा। जी, वो मैं सुपरवाइजर साहब से मिलना चाहती हूँ, शनीला ने मासूमियत से कहा। क्या आप इन्हें जानती हैं? नहीं, दरअसल मैं मुलाजमत करना चाहती हूँ। बाबा, इन्हें लेकर मेरे ऑफिस में आओ। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स ने शनीला की बात पूरी होने से पहले चौकीदार से कहा था और फिर शनीला की जानब मुड़ा। आप चौकीदार के साथ मेरे कमरे में आए, मैं वहां आपसे बात करूंगा, उसने कहा और गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी के अंदर जाने के बाद चौकीदार ने गेट बंद किया था और नागवार से अंदाजे में शनीला की तरफ देखा था। आओ, मैं तुम्हें साहब का कमरा दिखा दूं, उसने कहा। ये कौन साहब है? शनीला ने पूछा। खूब, तो तुम इन्हें भी नहीं जानती हो? अरे, ये हमारी फैक्ट्री का मालिक है, अनवारुल हक साहब। इनकी ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए इधर आते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम इनसे मिल गई, अब ये शायद तुम्हारा काम हो जाए। चौकीदार ने इसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा और वो खामोश हो गई। अनवारुल हक के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर चौकीदार ने दरवाजे पर दस्तक दी थी और दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हो गया था। उसने शनीला को भी साथ आने का इशारा किया था और शनीला इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हो गई थी। सलाम साहब, चौकीदार ने कमरे के एक कोने में लगी मेज के पीछे बैठी एक खूबसूरत सी लड़की को सलाम किया और लड़की ने सर हिला दिया। साहब, बड़े साहब का हुक्म है कि इनको इनसे मिलवाया जाए, चौकीदार ने इस लड़की से कहा, जो शनीला के अंदाजे के मुताबिक अनवारुल हक की सेक्रेटरी हो सकती थी। आइए, आप यहाँ तशरीफ रखिए। इस लड़की ने शनीला को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया जो इसकी मेज के करीब ही रखी थी। शनीला आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गई थी। ठीक है बाबा, तुम जाओ, इस लड़की ने चौकीदार से कहा और चौकीदार कमरे से बाहर निकल गया। आप बैठें, मैं आपको अभी अंदर भिजवाती हूँ, लड़की ने शनीला से कहा और शनीला सर हिलाकर वो इस ऑफिस की शान को देखकर खासी नर्वस दिखाई दे रही थी। इसे वहाँ बैठे चंद ही लम्हे हुए थे कि लड़की की मेज पर रखे इंटरकॉम की घंटी बजी और लड़की ने रिसीवर उठाया। फिर वो कुछ देर बाद बात करती रही थी। इसके बाद शनीला की जानब देखा था। आप इस दरवाजे से अंदर चली जाएं, इसने कमरे में दाएं जानब खुलने वाले एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और शनीला फौरन ही खड़ी हो गई थी और दरवाजे की जानब बढ़ी थी और दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलती हुई दूसरे कमरे में दाखिल हो गई थी। आइए तशरीफ रखिए। शनीला के कमरे में दाखिल होते ही इसे मर्दाना आवाज सुनाई दी। इसने नजरें उठाकर देखा। इसके सामने एक वसी कमरा था जिसके सामने वाली दीवार के वस्त में एक बड़ी मेज रखी थी। इसके पीछे एक चेयर थी जिस पर इस फैक्ट्री का मालिक अनवारुल हक बैठा था। यहाँ सामने वाली कुर्सी पर बैठे, अनवारुल हक ने एक बार फिर कहा। वो शनीला की फटी फटी हैरत ज़दा आंखों को दिलचस्पी से देख रहा था। जी शुक्रिया, शनीला ने अटकते हुए कहा और बैठ गई। वो एक लम्हे को भूल ही गई थी कि उसके यहाँ आने का मकसद क्या था। वो तो इस कमरे की आराइश में होकर रह गई थी। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अनवारुल हक ने इसे मुखातब करते हुए पूछा। वो जी, बात दरअसल ये है कि मैं मुलाजमत करना चाहती हूँ, शनीला ने थूक निकालते हुए कहा था। मैंने सुना था
कि आप सुपरवाइजर के बारे में पूछ रही थी, क्या किसी ने आपको इसके पास भेजा था? जी नहीं, वो तो मैं खुद ही। मेरा मतलब है कि मैंने सोचा कि फैक्ट्री के मालिक से अगर मिलना चाहूंगी तो शायद मेरे मुमकिन ना हो। भला दौलतमंद और बाहैसियत लोग क्यों एक जरूरतमंद से मिलना चाहेंगे? चुनाचा मैंने सोचा कि सुपरवाइजर से ही बात कर लूं। मकसद तो मुलाजमत हासिल करना ही है। शनीला ने वजाहत की, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, वक्त तो हमारे पास कम ही होता है, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत और जरूरतमंद लड़की से मिलने के लिए वक्त ही वक्त है। अनवार ने हंसते हुए कहा। इसकी बात पर शनीला भुखला गई। क्या मतलब? इसने चौंकते हुए पूछा। मतलब तुम खूब समझ गई होगी भाई, मैं भी मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर मैं तुम्हें मुलाजमत दे दूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं अब भी कुछ नहीं समझी। क्यों? मैं तो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, भला आपके लिए क्या कर सकूंगी? तुम बहुत कुछ कर सकती हो, अनवारुल हक ने हंसते हुए कहा। इसके हंसने के अंदाज ऐसा था कि शनीला गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसने खुद पर काबू रखा हुआ था। मसलन ये कि अगर तुम यहाँ मुलाजमत मिल जाती है तो तुम कभी मेरी खुशी की खातिर मेरे साथ बाहर घूमने जा सकती हो। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं है। इंसान काम करके बोर हो जाता है और ऐसी छोटी छोटी तफरियात इसकी थकान दूर कर देती हैं। अनवार का लहजा यकदम तब्दील हो गया था और शनीला अब इसकी बातों का असल मकसद जान चुकी थी। इसने अनवार को मजीद खरीदा और ये के बात मुमकिन है कि मैं तुम्हारी कारकर्दगी से मुतासर होकर तुम्हें बहुत जल्द कोई बहुत अच्छा ओहदा दे दूं। तुम्हारी तनख्वाह भी दिलकश हो जाए, तुम्हें दूसरी भी बहुत सी मराहत हासिल हो जाए। अनवार ने लालच देने वाले अंदाज में कहा। अब वो अपनी जगह से उखड़ गया था। आहिस्ता आहिस्ता शनीला की जानब बढ़ रहा था। शनीला अपनी जगह से बेहिसी बैठी थी। बोलो, क्या ख्याल है? अगर तुम राजी हो तो मैं अभी इस वक्त तुम्हें इस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की मुलाजमत पेश करता हूँ। अनवार ने इसके करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शनीला अब भी इसी तरह बैठी थी। ऑफिस के वक्त तक तुम फैक्ट्री में होने वाले काम की निगरानी करोगी, इसके बाद शाम को मेरे साथ बाहर कहीं चाय पियोगी, फिर अगर पसंद करोगी तो हम लोग पिक्चर्स भी देखने जाएंगे और रात का खाना खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अनवार का शनीला के कंधे पर रखा हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसक रहा था। अब इसकी सांसें भी बेतरतीब होना शुरू हो चुकी थी। शनीला एक झटके से खड़ी होगी। माफी चाहती हूँ अनवार साहब, इसने हकारत भरे लहजे में कहा। मैं गलती से यहाँ आ गई थी, मुझे इस अंदाज की मुलाजमत नहीं चाहिए। मैं अपनी तालीमी और अपनी हैसियत के मुताबिक मुलाजमत करना चाहती हूँ, मुलाजमत की रिश्वत लेना नहीं चाहती, इसने जोर से कहा और तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकली। इसने पीछे मुड़कर अनवार को नहीं देखा था, जो फटी फटी नजरों से इसे तकता चला गया था और इसके कमरे से निकलने के बाद बेपरवाही से कंधे कर एक फलक शगाफ कहका लगाता हुआ फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। फैक्ट्री से निकलने के बाद शनीला बोझल बोझल कदम उठाती हुई फिर आगे बढ़ गई थी। इसे अपनी अक्ल पर हंसी आ रही थी। वो सुबह घर से ये सोचकर निकली थी कि इसे एक ही इशारे में मुलाजमत मिल जाएगी, जबकि मुलाजमत हासिल करना इसे अब मुश्किल लग रहा था। इसने मायूस होकर सोचा था कि वो कम से कम आज ही और कहीं किस्मत नहीं आजमाएगी और सीधी घर जाकर आराम करेगी, फिर दोबारा कल इसी मकसद के साथ घर से निकलेगी। वो इस इलाके से कुछ ही फासले पर थी जहाँ इसका छोटा सा घर था। एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान इसे नजर आई और इसके दिल में उम्मीद की छोटी सी किरण फिर चमक उठी। अचानक ही इसके ज़हन में ख्याल आया था कि अगर इसे रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करने का ऑर्डर मिल जाता है तो वो घर में बैठकर ये काम कर सकती है। इस ख्याल के साथ ही वो दुकान की तरफ बढ़ गई थी। सुनिए, उसने काउंटर पर मौजूद शख्स को मुखातब किया था। जी फरमाइए, आप क्या खरीदारी करेंगी? दुकानदार ने कारोबारी अंदाज में कहा। आपको बच्चों के कपड़े चाहिए? जी नहीं, दरअसल मैं अपने लिए कोई जोड़ा लेना है। दुकानदार ने कहा। जी नहीं, बात यह है कि मैं मुलाजमत करना चाहती हूँ, शनीला ने जल्दी से कहा। ओह, दुकानदार ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। आप रेडीमेड कपड़े खुद सिलवाते हैं या ये तो हम सिले सिलाए ही खरीद कर लाते हैं? दुकानदार ने इसकी बात करते हुए कहा। वो सूरत से कोई शरीफ आदमी नजर आ रहा था। ओह, मैं समझती हूँ, शायद आप खुद सिलवाते हैं, शनीला ने मायूसी से कहा। दरअसल मैं कपड़े सीना जानती हूँ, मैंने सोचा कि आप ऐसा करें कि मुझे इस पते पर चली जाएं। दुकानदार ने अपनी मेज के दराज से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर इसे देते हुए कहा। इस पते पर आप बेगम पारा से मिलेंगी। वो औरतों के कपड़े तैयार, वो एक बुटीक भी चलाती हैं और इन्हें आप जैसी औरतों की जरूरत रहती है, वो आपको जरूर मुलाजिम रख लेंगी और वो बहुत खुदा तरस खातून है। दुकानदार ने हमदर्दी दिखाई और कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर बेगम पारा का पता दर्ज था। पता बस्ती के एक जदीद और अमीर इलाके का था।
شنیلا کے پرس میں اتنے پیسے تھے کہ وہ کرایہ ادا کر کے وہاں تک جا سکتی، چنانچہ اس نے ایک بار قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور بس میں سوار ہوگی۔ دکاندار کا دیا ہوا پتہ سے ڈھونڈنے میں اس کو زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی اور وہ آسانی سے گھر تک پہنچ گئی تھی جس کا پتہ اس کارڈ میں درج تھا۔ دروازہ پہلی ہی دستک پر کھل گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک درمیانی عمر کی عورت تھی جس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر شنیلا پر پڑی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے شنیلا کہتے ہیں، میں بیگم پارا سے ملنا چاہتی ہوں، شنیلا نے کہا۔ بوڑھی عورت نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا، پھر اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی ایک راہداری سے گزرتے ہوئے شان ہال میں پہنچی تھی۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتی ہوں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور ہال میں کھیلنے والے بائیں جانب کی دروازے میں داخل ہو گئی تھی اور حیرت سے اس عالیشان ہال کو دیکھ رہی تھی جو سجاوٹ میں کسی بڑے نواب کی حویلی سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ ہال کی دیواروں پر بہترین وال پیپر لگایا گیا تھا۔ ہال کی چھت کے وسط میں ایک بڑا اور خوبصورت فانوس بہار دکھ رہا تھا۔ فرش پر پڑے خوشنما قالین اس ہال کے ماحول کو خوبصورت بنا دیا تھا اور دروازے اور کھڑکیوں پر خوشنما پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ہال میں بہترین نفیس فرنیچر نہایت کلینے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ شنیلا ہال کے اس ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک پختہ عمر خاتون نہایت زربرق لباس پہنے ہوئے ہال میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی۔ ہیلو شنیلا، خاتون نے اسے یوں مخاطب کیا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو۔ ان کے مخاطب کرنے کے طریقے پر بھی شنیلا کو بھی حیرت ہو رہی تھی اور وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تم حیران ہو رہی ہو، خاتون نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی، جس دکاندار نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں فون پر تفصیل بتا دی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں فی الحال تمہیں ملازمت نہیں دے سکتی، خاتون نے بے نیازی سے کہا اور شنیلا کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی۔ جی، وہ مجھے ملازمت کی شدید ضرورت ہے، میں جاہل نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی اچھی ملازمت نہیں ملی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی معمولی مزدوری کر لوں گی۔ اگر آپ مجھ سے اپنے بوتیک کے کپڑے تیار کروا نہیں سکتے، آپ کے ہاں نوکری کی حیثیت سے ملازمت کر لوں گی۔ آپ مجھے گھر کی ملازمہ رکھ لیجیے، میں محنت کرنا چاہتی ہوں، میں بھیک مانگنا نہیں چاہتی کہ مجھ سے لوگ ہمدردی کریں اور مجھ پر رحم کھا کر میرے آگے ٹکڑے ڈال دیں۔ بھائی، فی الحال تو مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے افسوس ہے، بیگم پارا نے کہا۔ کچھ سوچنے لگی شنیلا تجسس سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اگر تمہیں واقعی اتنی شدید ضرورت ہے تو یوں کرو کہ بیگم پارا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور پھر اس دروازے کی طرف بڑھی جسے ابھی حال میں آئی تھی۔ پھر وہ باہر جاتے ہوئے ایک لمحے کو رک گئی تھی اور شنیلا کی جانب مڑی تھی، انہوں نے کہا اور دروازے سے نکل گئی۔ شنیلا پھر صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ان سے کیوں روٹھ گئی تھی۔ وہ حسرت سے ان دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کے والد زندہ تھے اور ان کا کاروبار عروج پر تھا۔ اس ناول کا بقیہ حصہ دیکھنے اور سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔